Hello everyone, welcome back to Panisha Tutor. We are going to start a series of previous year questions and important MCQs for paper 1 and paper 2 commerce and management. Every day we are going to give you important questions regarding the individual units of each subject. And in this video we are going to discuss the previous year questions of marketing management जो paper 2 commerce and management दोनों में included है. So our first question is that telemarketing is a part of वायरल मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग. सो टेली मार्केटिंग का मतलब क्या है? जब आप फोन कॉल्स के थ्रू अपने कस्टमर्स को कांटेक्ट कर रहे हो, सो यहाँ पे आप डायरेक्टली मार्केटिंग कर रहे हो, डायरेक्टली उन कस्टमर्स को कांटेक्ट कर रहे हो जो आपके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स बन सकते हैं. ठीक है. डायरेक्ट मार्केटिंग इज दैट टाइप ऑफ मार्केटिंग जो आपकी टारगेटेड ऑडियंस को अटैक करती है. आपके जो भी ऑडियंस है या जो भी सेगमेंट को आपने अप्रोच करना है, आप सिर्फ उन्हीं को ही फोन कॉल्स करोगे या जहां से आपको लगता है कि वो आपके कस्टमर्स बन सकते हैं. लेट्स से कि जो आपका प्रोडक्ट है, आप एक कॉलेज चला रहे हो, सो आपका जो टारगेट है वो +2 पास स्टूडेंट्स हैं, तो आप उन्हीं को ही टेली मार्केटिंग के थ्रू कॉन्टैक्ट करोगे. सो डायरेक्टली आप उनसे ही बात करते हो जो आपके टारगेटेड ऑडियंस होती हैं. अपार्ट फ्रॉम टेली मार्केटिंग अदर सोर्सेज है हमारे पास कि हम उनको मैसेजेस भेज सकते हैं डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करने के लिए, मेल्स भेज सकते हैं, कियोस्क है, पैम्फलेट्स आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, कूपन्स भेज सकते हो, या आप डोर टू डोर पर्सनल सेल्समैन अपने सेंड कर सकते हो डायरेक्ट मार्केटिंग करने के लिए. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है हमारा नॉर्मली क्या स्टेजेस बताता है कि एक प्रोडक्ट की क्या स्टेजेस हो सकती हैं. पहले जो है आपका इंट्रोडक्शन स्टेज आता है, देन उसके बाद ग्रोथ, और उसके बाद आप एक मेच्योरिटी लेवल पे पहुंच जाते हो, एंड आफ्टर दैट डिक्लाइनिंग स्टेज. और यूजुअली एक प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल है वो इसी स्टेजेस से होके जाता है. अब क्वेश्चन में हमें जो लाइफ साइकिल के बारे में स्टेजेस दी हैं वो इंटरनेशनल मार्केट के परस्पेक्टिव से दी हैं कि अगर हमारा इंटरनेशनल प्रोडक्ट है और हमने नया प्रोडक्ट अपना बनाना शुरू करा है अपनी कंट्री में, तो इंट्रोडक्शन स्टेज पे क्या होएगा? अभी तो हमने जस्ट बनाना शुरू करा है, सो हमारे कॉम्पिटिटर्स नहीं है, फ्यू कॉम्पिटिटर्स एट होम, बिकॉज यहाँ पे हमने जो प्रोडक्ट बनाना शुरू करा है डोमेस्टिक कंट्री में, या कह लो कि इंडिया में आपने अपना प्रोडक्ट बनाना शुरू करा है, तो अभी वहां पे आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं होंगे. सो इंट्रोडक्टरी स्टेज पे आपको कॉम्पिटिशन, प्रॉफिट, सेल्स सब कुछ ही जो है वो लो मिलता है. सो इंट्रोडक्शन का हो गया फ्यू कॉम्पिटिटर्स एट होम. जैसे जैसे आप ग्रो करना शुरू करोगे तो जो और कॉम्पिटिटर्स हैं जो दूसरी कंट्रीज के लिए कह लो प्रोडक्ट बना रहे थे या डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे थे, वो भी अपनी डोमेस्टिक मार्केट में जो है वो गुड्स बनाना शुरू कर देंगे. यानी कि आपका जो कंपटीशन है अपनी ही कंट्री में वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा. सो ग्रोथ स्टेज पे कॉम्पिटिटर्स इन अदर हाई इनकम कंट्रीज बिगिन प्रोडक्शन फॉर देयर डोमेस्टिक मार्केट. दैट मीन्स कि ग्रोथ स्टेज पे प्रोडक्शन जो है डोमेस्टिक मार्केट में इंक्रीज हो जाएगी. और अगर आप मेच्योरिटी लेवल पे पहुंच चुके हो, यानी कि आपकी जो सेल्स है वो मैक्सिमम हो गई है, इसका मतलब ये है कि कंपनीज फ्रॉम हाई इनकम कंट्रीज, जो दूसरी कंट्रीज जो हाईली डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो भी आपकी उस इनोवेटिंग कंट्री में जो है इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे. लेकिन जब आप डिक्लाइन यानी कि सेल्स जो है वो बिल्कुल ही अगर गिर गई हैं, तो अब हम लोग जो है कंट्री शिफ्ट कर लेंगे. मतलब जो भी हाई इनकम कंट्रीज हैं वो दूसरी डेवलपिंग कंट्री में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगी. सो जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट ग्रो करता जाता है वैसे वैसे कंट्रीज का इंटरेस्ट भी आपकी कंट्री में आएगा, और जब आप डिक्लाइन करना शुरू कर दोगे, आपका प्रोडक्ट डिक्लाइन करना शुरू कर देगा, सो कंट्रीज का जो इंटरेस्ट है वो भी चला जाएगा. सो द आंसर इज ए. Moving on to the next question, that is sequence the steps in CRM process. CRM process means customer relationship management. जब हम CRM की बात करते हैं तो हमारे पास दो टर्म्स आती हैं, एक होती है कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग, एक होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. दोनों की शॉर्ट फॉर्म CRM ही है, लेकिन जो मार्केटिंग है वो स्ट्रैटेजी है. जो भी आपने स्ट्रैटेजी बनाई है अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए, और जब आप उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करते हो, उसको मैनेज करते हो या एक्शन में लेके आते हो, तब हम बोलते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. सो अपनी कंपनी में या प्रोडक्ट के लिए CRM अगर हमने प्रोसेस एक फॉलो करना है तो उसके स्टेजेस क्या हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम लोग अपना कस्टमर्स का डाटा कलेक्ट करेंगे, कलेक्शन ऑफ कस्टमर डाटा वेयर हाउसेस के थ्रू या डाटा बेस बनाएंगे जिसमें कस्टमर्स के कॉन्टैक्ट नंबर्स, एड्रेसेस, उनकी प्रेफरेंसेस, उनकी ट्रांजैक्शंस, ये सब कुछ हम रिकॉर्ड करेंगे. आफ्टर दैट हम लोग उस कस्टमर के डाटा को जो है एनालाइज करेंगे कि किस तरह का डाटा है. डाटा माइनिंग के टेक्निक्स के थ्रू हम पैटर्न बनाएंगे कि हमारी जो सेल्स हैं वो लास्ट मंथ कहाँ पे कैसे फ्लक्चुएट करी हैं, कौन सा कलर, कौन सा स्टाइल कस्टमर जो है वो ज्यादा प्रेफर कर रहा है.
सो उस डाटा को हम एनालाइज करेंगे एंड आफ्टर दैट हम ये डिसाइड करेंगे कि ओवरऑल उन पूरे कस्टमर सेट में से हमने कौन से सेगमेंट को टारगेट करना है। दैट मीन्स कि हम लोग अपने आइडेंटिफिकेशन करेंगे टारगेट कस्टमर्स की। टारगेट कस्टमर्स बनाना मीन्स कि आप अपने कस्टमर्स को वेरियस लेवल्स के थ्रू, जैसे कि आप पिरामिड बना सकते हो जिसमें लो वैल्यू सेगमेंट्स, मॉडरेट वैल्यू सेगमेंट्स और हाई वैल्यू सेगमेंट्स बना सकते हैं, या फिर उनको लॉयल्टी के बेसिस पे हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। सो आप थर्ड स्टेज पे यानी कि डाटा जो है एनालाइज करने के बाद ये देखोगे कि आपके टारगेट कस्टमर्स कौन से हैं जिसको अभी आप टारगेट करना चाहते हो। लेट्स से कि मैंने टारगेट करा अपने हाई वैल्यू कस्टमर्स को, ठीक है। अब हाई वैल्यू कस्टमर्स को हम कैसे रिटेन कर सकते हैं, उसके लिए मैं लॉयल्टी प्रोग्राम या CRM प्रोग्राम डेवलप करूंगी और डेवलप करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करूंगी, इवैल्यूएट करूंगी कि जो CRM प्रोग्राम मैंने बनाया था उसके रिजल्ट्स या फीडबैक क्या है, एक्चुअल में रॉयल्टी जो है उनकी इंक्रीज हुई है या वो रिटेन रहे हैं या नहीं रहे हैं, ये चीजें जो है वो मैं चेक करूंगी। सो द आंसर इज कि आप पहले कलेक्ट करोगे डाटा, देन एनालाइज करोगे, देन आइडेंटिफाई करोगे, देन डेवलप करोगे CRM प्रोग्राम एंड इंप्लीमेंट करोगे उस प्रोग्राम को। सो द आंसर इज 2 B C D A E. Next question is that channel conflicts can be vertical, horizontal, diagonal, circular और triangle. चैनल कन्फ्लिक्ट्स मीन्स कि जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। सो बेसिकली हमारे पास चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में दो ही चैनल्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट चैनल, एक होता है इनडायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल में आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक अपने गुड्स पहुंचा रहे हो, और इनडायरेक्ट चैनल में आप मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक गुड्स पहुंचाने के लिए मिडिल मैन का यूज कर रहे हो, जैसे कि होलसेलर, रिटेलर, एजेंट्स, इन सबको। अब इनडायरेक्ट चैनल को अगर हम और क्लासिफाई करें तो हमारे पास दो और आते हैं, एक होते हैं वर्टिकल और एक होते हैं हॉरिजॉन्टल। सो इन दोनों में क्या है, वर्टिकल में आप क्या कर रहे हो, आप होलसेलर, रिटेलर, मैन्युफैक्चरर सब लोग मिलके जो है कस्टमर तक अपने गुड्स पहुंचा रहे हैं, ठीक है, वर्टिकली काम कर रहे हैं। और हॉरिजॉन्टल में क्या है कि मैन्युफैक्चरर्स एट द सेम लेवल जो है एक साथ मिल के अपने गुड्स जो है कस्टमर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि गुड्स जो है असेंबल होते हैं एंड देन उसके बाद कस्टमर तक पहुंचते हैं। सो बेसिकली हमारे पास दो ही चैनल है, एक है हॉरिजॉन्टल और एक है वर्टिकल। सर्कुलर और डायगोनल कोई भी चैनल ऐसा नहीं होता है कि इस तरह से हम लोग घूम फिर के कस्टमर तक अपने गुड्स पहुंचाएं। सो द करेक्ट आंसर इज A B। अगर यही दो चैनल्स हैं तो कन्फ्लिक्ट्स जो हैं या हमारा जो कंफ्यूजन है कि हमने शॉर्टर चैनल लेना है या लॉन्गर चैनल लेना है, वर्टिकल लेना है या हॉरिजॉन्टल, तो कन्फ्लिक्ट्स भी इन्हीं के अराउंड ही अराइज होंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी ऑफ सेटिंग हाई प्राइस व्हेन अ प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड एंड ग्रेजुअली लोअरिंग इट्स प्राइस इज नोन एज। मींस जब आपने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो आपने पहले जो है हाई प्राइस चार्ज किया है, ठीक है, उसके बाद आप प्राइस को जो है कम कर देते हो। तो ऐसा कौन सी स्ट्रैटेजी में करते हैं, ये हम करते हैं स्किमिंग स्ट्रैटेजी में। स्किमिंग में यूजुअली जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो इनोवेटिव प्रोडक्ट होता है, तो इनिशियली हम लोग अपना प्राइस जो है हाई रखते हैं सो दैट कि हम अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट की कॉस्ट जो है वो बियर कर सके। और इसकी मेन एग्जांपल आप आईफोन्स की ले सकते हो। तो जब भी एक नया मॉडल आईफोन का आता है तो उसका जो रेंज है वो हाई होता है, बिकॉज उन्होंने उसके ऊपर काफी एक्सपेंडिचर किया होता है। वो इनोवेटिव प्रोडक्ट है, एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स को बिलोंग करता है और वो कस्टमर्स उस इनोवेशन पे भी करते हैं, ठीक है, तभी वो है इनिशियली हाई प्राइस चार्ज करते हैं। बट इवेंचुअली जब और प्रोड्यूसर्स या और कॉम्पिटिटर्स उस मार्केट में एंटर कर जाते हैं, या कह लो कि जब आईफोन जैसे फीचर्स सैमसंग या कोई और कंपनी अपने फोन्स में डालना शुरू कर देती है, उसके बाद वो अपना प्राइस जो है वो लो कर देते हैं। तो जब भी एक फर्म इनिशियली अपना प्राइस हाई रखती है और उसके बाद लो कर देती है, उसको बोलते हैं स्किमिंग स्ट्रैटेजी। अपार्ट फ्रॉम दैट एक पेनिट्रेशन होता है जो बिल्कुल स्किमिंग का रिवर्स है, कि इनिशियली आप लो प्राइस रखते हो सो दैट कि आप मार्केट को कैप्चर कर सको, पर जब आप एक पर्टिकुलर टाइम तक सर्वाइव कर लेते हो मार्केट में तब आप अपने प्राइसेस को हाई कर देते हो। और पीक लोड प्राइसिंग में हम जब पीक सीजन होता है, हाई सीजन होता है, तब आप प्राइसेस ज्यादा रखते हो और ऑफ सीजन में प्राइसेस को लो कर देते हो। So the answer of this question is skimming. Skimming strategy आप हाई शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स में, क्योंकि इनिशियली आपको कॉस्ट कवर करनी है, न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के लिए, मार्केट सेगमेंट्स को स्किम ऑफ करने के लिए, खत्म करने के लिए, और अपनी जहां पे आपकी डिमांड इनइलास्टिक है, दैट मीन्स कि प्राइस सेंसिटिव नहीं है, लोग प्राइस देख के प्रोडक्ट नहीं खरीदते, तब आप स्किमिंग पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट कर सकते हो। Next question is, which one of the following is the correct sequence of the 5-stage model of the consumer buying process? Consumer buying process is one of the very important question. आप इसमें से एक question expect कर सकते हैं।
तो कंज्यूमर जो है कैसे डिसीजन लेता है अगर उसने कोई भी प्रोडक्ट बाय करना है, तो नॉर्मली वो है सबसे पहले देखते हैं कि उसको नीड है कि नहीं उस प्रोडक्ट की, ठीक है। अगर हम मोबाइल फोन की एग्जांपल लें तो सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि मुझे किस तरह का फोन चाहिए, मुझे कैमरा बेस्ड फोन चाहिए या मुझे मेमोरी ज्यादा चाहिए उसकी, या मुझे ड्यूल सिम वाला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर अपनी नीड रिकॉग्नाइज करता है कि उसको किस टाइप का फोन चाहिए। आफ्टर दैट वो इंफॉर्मेशन सर्च करेगा कि कौन कौन से कह लो डिफरेंट ब्रांड्स अवेलेबल हैं मार्केट में, वो अपने फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स को कांटेक्ट करेगा कि वो लोग कौन सा फोन यूज कर रहे हैं, या अपने लेवल पे भी वो इंफॉर्मेशन रिसर्च करेगा कि कौन सी कंपनी का कौन सा मॉडल है, कितने का है। सो सेकेंड स्टेप में आप क्या करते हो, इंफॉर्मेशन या रिसर्च करते हो, और जब आपको एक इंफॉर्मेशन प्रॉपर मिल जाती है तब आप देखते हो कि उन सारे ऑल्टरनेटिव्स में जो भी आपने लिस्ट आउट करे हैं या आपके फ्रेंड्स ने आपको बताए हैं उसमें से कौन सा ऑल्टरनेटिव जो है वो ज्यादा बेटर है। प्रॉज एंड कॉन्स चेक करते हो एवरी ऑल्टरनेटिव के, और जब आप उन ऑल्टरनेटिव्स में से कोई एक चूज कर लेते हो तब उसको बाय करने का डिसीजन लेते हो। एंड यही नहीं, बाय करने के बाद आप उसका पोस्ट परचेज बिहेवियर भी देखते हो, यानी कि आप देखते हो कि जो आपने एक्सपेक्ट किया था आपको वैसा ही चीज मिला है कि नहीं मिला है, आप सेटिस्फाइड हो कि नहीं हो। अगर आप सेटिस्फाइड हो उस डिसीजन से तो आप रिपीट परचेजेस करोगे, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को भी रेफर करोगे कि आप भी इसी कंपनी का मोबाइल फोन लो, और अगर आप ही सेटिस्फाइड नहीं हो तो नेगेटिव फीडबैक आएगा। सो बेसिकली कंज्यूमर जो है ये पर्टिकुलर 5 स्टेजेस जो है या 5 स्टेप्स फॉलो करता है कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले। सो आपको कितना टाइम किस स्टेज पे लगाना है वो डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट कितनी वैल्यू का है। अब मुझे मोबाइल फोन लेना है 20-30,000 का तो मैं उतना टाइम उस पर लगाऊंगी, लेकिन अगर मुझे 200-300 की कोई चीज लेनी है तो मैं इतना टाइम जो है उसके ऊपर स्पेंड नहीं करूंगी। बट यूजली फॉर एवरी हाई वैल्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कंज्यूमर जो है ये 5 स्टेज प्रोसेस जो है वो फॉलो करता है। सो आंसर इज 5, 3, 2, 1, 4, जिसमें हम सबसे पहले प्रॉब्लम रेकग्नाइज करेंगे, देन इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे, इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, परचेज डिसीजन एंड आफ्टर दैट पोस्ट परचेज बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। आपको कंसेप्ट दिए हुए हैं और स्कोप दिया हुआ है। कंसेप्ट में हमारे पास है स्टाइल, फैड और फैशन। सो स्टाइल, फैड और फैशन को हम लोग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में देखते हैं। देखो कोई भी चीज जो है जब वो स्टाइल बन चुकी होती है तो अब हम उसको बोलते हैं कि वो डिक्लाइन स्टेज पे है या खत्म हो चुका है। जैसे कि हम लोग अपने पेरेंट्स को देखते हैं या आज से 20-30 ईयर्स बैक हम देखें, जिस तरह के कपड़े वो पहनते थे, जिस तरह का लाइफस्टाइल था, तब वो उनका ही स्टाइल था। आजकल के टाइम में जो चीज इन चल रही है, ट्रेंड में चल रही है, उसको हम बोलते हैं फैशन। ठीक है, दैट मीन्स कि जो चीज ग्रो कर रही है, तो जो चीज चाहे वो क्लोथ्स में है या किसी और चीज में है, इन टाइम जो है या अभी उसमें ग्रो होने के चांसेस हैं, तो उसको बोलते हैं फैशन, जो भी लोगों के साथ रहेगा। स्टाइल जो बीत चुका है, और फैड मीन्स जो चीज आई और खत्म भी हो गई। ठीक है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें प्रोडक्ट्स आते हैं जो इंट्रोड्यूस होते हैं और साथ में डिक्लाइन भी हो जाते हैं क्योंकि लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो अगर लोगों ने एक्सेप्ट करके खत्म भी कर दिया है तो वो आपका स्टाइल है। अगर वो अभी भी इन ट्रेंड में है तो मतलब वो आजकल का फैशन है। और अगर कंज्यूमर्स ने एक्सेप्ट नहीं किया है तो उसको हम बोलते हैं फैड, क्योंकि वो रिजेक्ट हो गया है। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमारे जो कंसेप्ट थे, स्टाइल है इट लास्ट फॉर जनरेशंस, गोज इन एंड आउट ऑफ वोक, जो चलता ही रहता है, यानी कि ए का है थर्ड। Then B, fad, it comes quickly into public view, is adopted with great zeal, peak early and decline very fast. Means जो ऐसी चीजें आती हैं और फटाफट चली भी जाती हैं, ज्यादा देर ट्रेंड में नहीं रहती हैं, उसको बोलते हैं फैड। और फैशन मीन्स इट रिप्रेजेंट्स ए परचेज कॉम्प्रोमाइज, यानी कि जो अभी चल रहा है। सो बी का हो गया फर्स्ट एंड सी का सेकंड, सो द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल फैक्टर ऑफ प्राइसिंग डिसीजन। जब आप प्राइसिंग करते हो तो कौन से फैक्टर्स को इंटरनली कंसिडर नहीं करते हैं? A, price elasticity as per sales of a product, position of product in the product cycle, consumer behavior for a given product, and consumers expectation from the company by past pricing. सो इसमें से सिर्फ कंज्यूमर बिहेवियर ही है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इनफैक्ट कंज्यूमर बिहेवियर को जानने के लिए हम लोग खुद रिसर्च करते हैं कि कंज्यूमर कैसे बिहेव कर रहा है, कंज्यूमर की क्या लाइकिंग्स हैं, क्या प्रेफरेंस हैं, सो दैट उसके अकॉर्डिंगली हम अपना प्रोडक्ट डिजाइन करें या प्राइसिंग करें। सो इंटरनल फैक्टर्स में नहीं, कंज्यूमर बिहेवियर आता है एक्सटर्नल फैक्टर में, जिसके बेसिस पे हम लोग अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग करते हैं। सो द राइट आंसर इज सी, कंज्यूमर बिहेवियर फॉर अ गिवन प्रोडक्ट। Next question is which one of the following is not an extension of 4 P's of marketing mix?
हमारे पास यूजुअली 4 P's है मार्केटिंग के, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। लेकिन ये जो हमारे 4 P's हैं वो बेसिकली हैं प्रोडक्ट के लिए। जब आप प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हो तब आप इन 4 चीजों के ऊपर फोकस करते हो। लेकिन जब सर्विस मार्केटिंग का कंसेप्ट आया सो हमारे यहाँ पे 3 P's को और इंट्रोड्यूस किया गया। दैट मीन्स कि फिजिकल एविडेंस, प्रोसेस और पीपल। क्योंकि सर्विस मार्केटिंग जो है वो डिफरेंट है प्रोडक्ट मार्केटिंग से, बिकॉज सर्विस में आपके पास कोई टैंजिबल चीज नहीं है जिसको दिखा के आप अपने कस्टमर्स को इंटरेक्ट कर सकते हो। ड्यू टू इट्स इंटेंजिबिलिटी, इनसेपरेबिलिटी, पेरिशेबिलिटी, आपके जो सर्विसेज हैं उसकी मार्केटिंग करने की स्ट्रैटेजीज अलग से बनानी पड़ती है। इसीलिए अलॉन्ग विथ 4 P's आपको इन 3 P's के ऊपर भी फोकस करना पड़ता है, जो कि है पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। और ऑप्शन में हमारे पास ये चारों दी हुई है, फिजिकल एविडेंस, प्रोसेस और पीपल। सो प्रोडक्ट जो है वो 4 P का पार्ट है लेकिन 3 P का पार्ट नहीं है, इसीलिए द आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्गेनाइजेशंस दैट मेक यूज ऑफ प्रोडक्ट कंसेप्ट फोकस ऑन। हमारे पास बेसिकली 5 कंसेप्ट्स हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले आया था प्रोडक्शन कंसेप्ट, जिसमें आप फोकस करते हो कि आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन करनी है, मैक्सिमम गुड्स अवेलेबल करवाने हैं, बिकॉज यहाँ पे डिमांड तो थी लेकिन सप्लाई नहीं थी, ठीक है। नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज या नंबर ऑफ कंपनीज जो हैं वो लिमिटेड थी, इसीलिए हमारा मेन फोकस होता था डिस्ट्रीब्यूशन पे, गुड्स बनाने पे। आफ्टर दैट हमारा फोकस शिफ्ट हुआ प्रोडक्ट के ऊपर, जहाँ पे हमें था कि हमें अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना है, प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करनी है, प्रोडक्ट में नए फीचर्स ऐड करने हैं सो दैट कि हम लोग बेटर एक्सपीरियंस दे सके कस्टमर्स को। उसके बाद आती है सेलिंग अप्रोच। सेलिंग कंसेप्ट कहता है कि आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। कस्टमर आपका प्रोडक्ट तभी खरीदेगा अगर आप प्रमोशन करोगे अपने प्रोडक्ट की, क्योंकि कंपटीशन इतना है, कस्टमर्स के पास वैरायटी अब इतनी ज्यादा हो गई है, जब तक आप उन तक अपने गुड्स नहीं पहुंचाओगे वो नहीं खरीदने वाले हैं। तो इसीलिए आपको सेलिंग एफर्ट्स करने हैं। एंड आफ्टर दैट मार्केटिंग अप्रोच। मार्केटिंग में हम लोग कस्टमर की नीड्स के ऊपर बिफोर प्रोडक्शन ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं। मार्केटिंग में रिसर्च करते हैं कस्टमर की नीड प्रेफरेंसेस की, अकॉर्डिंगली हम लोग डिजाइन करते हैं। एंड आफ्टर दैट सोशल मार्केटिंग, जब आप अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के गोल के साथ साथ सोशल वेलफेयर के लिए भी काम करते हो तो उसको बोलते हैं सोशल मार्केटिंग। सो क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि ऑर्गेनाइजेशन दैट मेक यूज ऑफ प्रोडक्ट कंसेप्ट। तो प्रोडक्ट कंसेप्ट में हमारा मेन फोकस होता है क्वालिटी परफॉर्मेंस के ऊपर। ना हमें कॉस्ट कम करनी है, ना हमें मास डिस्ट्रीब्यूशन करना था हमें प्रोडक्शन कंसेप्ट के ऊपर। प्रोडक्ट में आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करनी है, तो इसलिए राइट आंसर इज ए। Next question is the concept which states that new retailers begin as low price and low margin retailers and then convert into high price retailers। Means कि retailers पहले जो है start कर रहे हैं low business कह लो या low sales पे, लो प्रॉफिट पे, एंड आफ्टर दैट ग्रेजुअली वो इंप्रूव कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं और शिफ्ट कर रहे हैं हाई स्केल पे। सो इट इज समवट रिलेटेड टू PLC, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो जैसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल काम करता है वैसे ही रिटेलर्स का ही सर्कल काम करता है, जिसमें सबसे पहले आती है एंट्री फेज। जब आप इंट्रोडक्टरी लेवल पे हो तब आपका प्राइस भी कम होगा, आपकी स्टेटस भी कम होगा और मार्जिन भी कम होगा। जैसे जैसे आप ग्रो करोगे तो आपका प्राइस हाई, स्टेटस भी हाई और मार्जिन भी हाई शिफ्ट करेगा। देन जब आप मेच्योरिटी पे होगे मैक्सिमम जितना भी हाई प्राइस हो सकता है वो हो जाएगा, और आफ्टर दैट डिक्लाइन फेज, क्योंकि नए कॉम्पिटिटर्स जो है वो मार्केट में आ जाएंगे और आपका प्रोडक्ट जो है वो डाउन हो जाएगा। सो रिटेलर का भी ये एक सर्कल जो है, जैसे PLC का साइकिल स्टेज होता है वैसी सर्कल होता है, लेकिन रिटेलर के इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं व्हील ऑफ रिटेलिंग कंसेप्ट। सो आंसर इज बी, व्हील ऑफ रिटेलिंग कंसेप्ट, जिसमें कि हमारे जो 4 स्टेजेस हैं प्रोडक्ट के वो सर्कल में घूमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डी मार्केटिंग इज। सो एक तो है मार्केटिंग, जिसमें आप एफर्ट्स कर रहे हो अपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बाय कंसिडरिंग कस्टमर नीड्स, ठीक है। कस्टमर की नीड्स भी देखनी है और अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। लेकिन डी मार्केटिंग में हम बिल्कुल ऑपोजिट करेंगे, हम लोग अपने प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि आपकी डिमांड, प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है लेकिन आप सप्लाई इतनी कर नहीं पा रहे हो। सो इससे बेटर कि कस्टमर्स आपके बारे में जो इमेज है वो खराब करें, या वो ये सोचें कि ये प्रोडक्ट जो है या ये ब्रांड जो है वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। सो हम लोग खुद ही इंटेंशनली अपने प्रोडक्ट की डिमांड को लो करना स्टार्ट कर देते हैं टेम्परेरी बेसिस पे, सो दैट कि हम लोग उनकी जो नीड्स हैं उनको मीट कर पाए। तो यूजुअली डी मार्केटिंग हम लोग करते हैं जब हमारी डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है और सप्लाई जो है वो लिमिटेड है, इसीलिए हम लोग डी मार्केटिंग करेंगे, अपने एफर्ट्स अपनी प्रमोशन को कम करने के लिए लगाएंगे। डी मार्केटिंग के साथ साथ एक और कंसेप्ट आता है
है रीमार्केटिंग। तो रीमार्केटिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स की ही नई तरह से मार्केटिंग कर रहे हैं। जो प्रोडक्ट आपको ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, मार्केट में डिमांड भी है उसकी, लेकिन डिमांड जो है दोबारा और लोग डिमांड करते रहे रिपीटेडली, इसके लिए अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो तो उसको बोलते हैं रीमार्केटिंग। और अगर आप डिमांड कम करने के लिए मार्केटिंग कर रहे हो तो उसको बोलते हैं डीमार्केटिंग। सो द आंसर इज मार्केटिंग इज टू रिड्यूस डिमांड इज कॉल्ड डीमार्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज pricing strategy adopted to set prices of products that must be used with main products called। मतलब वो वाली स्ट्रैटेजी जब आप अपने प्रोडक्ट के साथ एक ऐसा प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो जो आपके मेन प्रोडक्ट के साथ उनको यूज करना ही करना पड़ेगा, कंपल्सरी है कि वो प्रोडक्ट आपको साथ में लेना ही पड़ेगा, उसके बिना आपका जो मेन प्रोडक्ट है वो किसी काम का नहीं है। और इसकी मेन एग्जांपल है मोबाइल फोन और चार्जर। तो अगर आपने मोबाइल फोन लिया है तो आपको दुकान वाला जो है वो चार्जर भी देगा ही देगा। तो इस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग, जब मेन प्रोडक्ट जो है वो काइंड ऑफ यूजलेस है जब तक कि उसके साथ एक साइड प्रोडक्ट नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास और कौन सी पॉलिसीज होती है, जैसे कि प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग है जिसमें हम एक ही प्राइस एंटायर कैटेगरी के लिए सेट करते हैं। ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग है जिसमें हम ऑप्शन देते हैं, जैसे कि कार और उसकी एसेसरीज या हमारे टू व्हीलर्स और उसकी एसेसरीज हैं। तो कार बाय करना तो लेना ही लेना है, लेकिन उसके साथ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑप्शनल हैं। वो प्राइस अगर आप बाय करोगे तो वो कंबाइंड प्राइसिंग हो जाएगी, अगर आप बाय नहीं करोगे सो विदाउट एसेसरीज भी वो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन कैप्टिव में ऑप्शनल नहीं है, कैप्टिव में प्रोडक्ट साथ में यूज करना ही करना पड़ेगा। देन बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग में वी यूज लो वैल्यू बाय प्रोडक्ट्स टू गेट रेट ऑफ देम, जिसमें हम लोग अपने लो वैल्यू जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपने हाई वैल्यू प्रोडक्ट के साथ या जो अच्छे सेल हो रहे हैं उनके साथ कंबाइन करके उनको सेल कर देते हैं। एंड द लास्ट वन इज प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग, जिसमें हम 2 या 3 प्रोडक्ट्स का कॉम्बो बना के जो है वो सेल करते हैं या उनकी प्राइसिंग करते हैं, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अरेंज द कस्टमर वैल्यू हायरार्की इन द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। जब आप कस्टमर को एक प्रोडक्ट ऑफर करते हो तो सबसे पहले जो है कस्टमर अपने बेसिक नीड्स के बारे में सोचता है कि जो प्रोडक्ट वो बाय कर रहा है वो उसकी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है कि नहीं कर सकता, और जो बेनिफिट उसकी बेसिक नीड को सेटिस्फाई करता है उसको हम बोलते हैं कोर बेनिफिट। ठीक है, आफ्टर दैट वो उस कोर बेनिफिट को पूरा करने के लिए जो भी नेसेसरी और कह लो कि फैसिलिटिंग सर्विसेज हैं या प्रोडक्ट्स हैं वो बाय करेगा, तो उसको बोलते हैं बेसिक प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है कि होटल गेस्ट रूम है, ठीक है, तो उसमें कोर बेनिफिट क्या है कि आप वहां पे रेस्ट करने के लिए जा रहे हो, ठीक है, वो आपकी बेसिक नीड है, और उस बेसिक नीड को सेटिस्फाई करने के लिए आपको वहां पे रूम दिया गया है तो आप सो सकते हो। आफ्टर दैट बेसिक प्रोडक्ट क्या हो गया, जो उन्होंने रूम में आपको वॉशरूम जो है या मिरर है, बेड है, ये सब चीजें प्रोवाइड करी है सो दैट कि आपका कोर बेनिफिट जो है वो कंप्लीट हो सके। आफ्टर दैट एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, जो कंडीशंस या जो बेनिफिट्स कस्टमर एक्सपेक्ट करता है, कस्टमर एक्सपेक्ट करेगा कि उसको जो रूम मिल रहा है ना वो क्लीन होना चाहिए, वॉशरूम जो है वो क्लीन होना चाहिए, जो उन्होंने कह लो कि नेट की सर्विसेज दी है, वाईफाई दिया है, वो प्रॉपरली काम करना चाहिए। सो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट मीन्स कि जो कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है। एंड देन ऑगमेंटेड प्रोडक्ट मीन्स कि जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से एक्सेस है, ठीक है, एक्सीड कर रहा है वो बेनिफिट्स। एंड आफ्टर दैट पोटेंशियल प्रोडक्ट मीन्स कि प्रोडक्ट में इतनी कैपेबिलिटी, इतनी कैपेसिटी है कि इसमें इतनी ऑफरिंग्स जो है वो ऐड की जा सकती हैं, जैसे कि अगर एक होटल है उसमें स्विमिंग पूल या जितनी भी और आप फ्री डिनर उनको कॉम्प्लीमेंट्री दे सकते हो, उनकी रूम की डेकोरेशन वगैरह कर सकते हो, तो जो भी चीजें इन फ्यूचर ऐड हो सकती है वो आती है पोटेंशियल में। और हम इसी सीक्वेंस पे चलते हैं, सबसे पहले हम लोग पोटेंशियल के बारे में नहीं सोचेंगे, सबसे पहले हम लोग कोर के बारे में सोचेंगे, आफ्टर दैट बेसिक and then expected, augmented and potential. So the correct answer is 41352, जिसमें हम कह रहे हैं कि पहले core benefit आएगा, then basic product आएगा, उसके बाद expected benefits, then augmented and after that potential product. Last question is that full form of DSA. Full form of DSA means कि direct selling agent, जो आप अपना डायरेक्ट सेलिंग एजेंट जो है कस्टमर तक पहुंचा रहे हो, वो आपके कस्टमर को कन्विंस करेगा ऑन योर बिहाफ। जैसे कि इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं, वो इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस की पॉलिसीज जो हैं कंपनी के बिहाफ से आपको जो है सेल कर रहे हैं, सो उनको बोलते हैं DSA, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। So this is all about previous year questions of marketing management. If you are new to this channel, please subscribe our channel and hit the like button. If you have any query, you can write it in the comment box. Thank you.